ये स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले चैप्टर में हम बात कर रहे थे सार्कोमियर की। तो आपको मैं याद दिला दूं, सार्कोमियर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल्स की। तो इसमें आप डायग्राम देखिए कि ये तो ए बैंड है। ए बैंड के अंदर सिर्फ सेकेंडरी प्राइमरी फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि मायोसिन के बने हैं, जबकि थिन फिलामेंट जो है आई बैंड के अंदर ये सेकेंडरी फिलामेंट है और वास्तव में किसके बने हैं? ये एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बने होते हैं। ए बैंड के बीच में जहां पर दोनों ओर से थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट आकर समाप्त होते हैं, वो जो एरिया है, वो जो जोन है, वो एच जोन कहलाता है, हैंसन जोन। हैंसन जोन के मध्य भाग के अंदर एक लाइन होती है जिसे मीडियन लाइन। तो इस तरह से दो बैंड, आई बैंड के अंदर थिन फिलामेंट या सेकेंडरी फिलामेंट, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, जबकि ए बैंड के अंदर प्राइमरी फिलामेंट जो कि मायोसिन के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं थिक फिलामेंट या मायोसिन। प्राइमरी फिलामेंट है जो कि मायोसिन मॉलिक्यूल के बने होते हैं। मायोसिन मॉलिक्यूल का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। मायोसिन मॉलिक्यूल के दो भाग होते हैं, एक तो टेल और एक हेड भाग। टेल भाग के अंदर दो हैवी चेन होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि हेड पार्ट के अंदर 4 लाइट चेन होती हैं, अर्थात 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। ये जो हेड रीजन है मायोसिन का, ये वास्तव में मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन जो मॉलिक्यूल है या थिन फिलामेंट है उसके साथ क्रॉस ब्रिजेज बनाने का काम करता है। आप नीचे डायग्राम में देखिए, एक्टिन जो एक ये मायोसिन मॉलिक्यूल, इस मायोसिन मॉलिक्यूल के दोनों ओर ये क्रॉस ब्रिजेज हैं, या हम यूं कहें ये मायोसिन का हेड पार्ट है या लाइट चेन है। इसके अंदर ये 4 पॉलीपेप्टाइड लाइट चेन है जो कि क्रॉस ब्रिजेज के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और इस क्रॉस ब्रिजेज के ऊपर 2 साइड्स हैं। जो ब्लू कलर की जो साइड दिखाई है, ये एटीपी का जो रिएक्शन साइड है या एक्टिंग साइड ऑफ एटीपी, और दूसरा जो साइड दिखाया है वो ये येलो कलर के अंदर जो दिखाया है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक जो मायोसिन मॉलिक्यूल है, जो थिक मॉलिक्यूल है, प्राइमरी मॉलिक्यूल है, उसके चारों ओर 6 एक्टिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इस प्रकार एक मायोसिन मॉलिक्यूल को चारों ओर से 6 एक्टिन मॉलिक्यूल घेरे रहते हैं। इसलिए मायोसिन के दोनों ओर क्रॉस ब्रिजेज या हेड पार्ट जो है वो पाया जाता है। यही हेड पार्ट आगे चलकर एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और क्रॉस ब्रिजेज बनाएगा। अब दूसरा है थिन फिलामेंट, जो कि ये जेड लाइन है। जेड लाइन के दोनों ओर एक एसएम के अंदर 2 जेड लाइन के बीच का जो भाग है वो सार्कोमियर, अर्थात जो थिन फिलामेंट है, सेकेंडरी फिलामेंट है, वो एक सार्कोमियर के अंदर थिन फिलामेंट का आधा भाग और आधा भाग दूसरी एसएम में पाया जाता है, सार्कोमियर में पाया जाता है। थिन फिलामेंट एक्चुअली एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल के बने होते हैं, जो कि सेकेंडरी फिलामेंट है। आप देखिए कि जो एक्टिन प्रोटीन है, एफ प्रोटीन, पहले ग्लोबुलर, इसे जी प्रोटीन भी कहते हैं या जी एक्टिन भी कहते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर, सामान्य अवस्था के अंदर, अर्थात सामान्य अवस्था का यहाँ पर यह है कि जब किसी प्रकार का इम्पल्स, नर्व इम्पल्स सेल में नहीं गुजर रहा होता, अर्थात मसल रिलैक्स अवस्था में है, आराम की अवस्था में है, तो उस स्थिति में एक्टिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन अवस्था में पाई जाती है। जैसे ही एक्साइटेशन की वेव या उत्तेजना की तरंग आएगी तो ये जी प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन से बदलकर एफ एक्टिन या फाइब्रस एक्टिन में बदल जाएगी। तो थिन फिलामेंट एक्चुअली आप देखिए, डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देखिए जो व्हाइट कलर की जो संरचनाएं हैं ये क्या है? एक्टिन है। अर्थात जैसे डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे पर हेलिक्स फॉर्म में होता है, वैसे ही एक्टिन जो प्रोटीन है वो हेलिक्स या डबल हेलिक्स फॉर्म में
एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके ऊपर रिबन के आकार की या रिबन फॉर्म में, इस एक्टिन के ऊपर रिबन फॉर्म में ट्रोपोमायोसिन, ये जो है जो कंटिन्यूस जो लाइन दिखाई है, ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। जगह जगह पर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ बंधे होते हैं, अर्थात ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड अवस्था में, बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और हम यहाँ पर ये कहें कि तीनों प्रकार की जो प्रोटीन है वो आपस में बाइंड होती हैं, एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन, उसको मैंने एनलार्ज करके दिखाया है, जहाँ पर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली जो एक्टिन प्रोटीन है ये एडीपी के साथ जुड़ी रहती है। प्रत्येक एक्टिन प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो एडीपी के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात आगे चलकर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, तो एटीपी के ब्रेकडाउन से एडीपी का निर्माण और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो इस एडीपी के साथ जुड़कर पुनः एटीपी बना लेगा। अर्थात प्रत्येक एक्टिन प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल वो एडीपी के साथ जुड़ा होता है, और यही जुड़ने का जो स्थान है वो है बाइंडिंग साइट। इसकी कैल्शियम आयन की ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग साइट होती है। दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन लंबे फिलामेंटस प्रोटीन है, लंबी है, फिलामेंटस प्रोटीन है, और ट्रोपोमायोसिन का जो संबंध है या एफिनिटी है वो ट्रोपोनिन के साथ होता है। ट्रोपोमायोसिन का जो संबंध है या एफिनिटी वो मायोसिन के साथ नहीं होती, अधिक ट्रोपोनिन के साथ होती है। तीसरी प्रकार की ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रोपोनिन प्रोटीन जब तक कैल्शियम आयन अर्थात नर्व इंपल्स नहीं आएगा और कैल्शियम आयन एसआर से रिलीज नहीं होंगे, तो कैल्शियम आयन की बाइंडिंग साइट्स को ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के द्वारा उसको ब्लॉक रखती है, बंद रखती है। जैसे ही कैल्शियम आयन आएंगे तो कैल्शियम आयन आते ही क्या होगा, उनके प्रभाव से ट्रोपोनिन अपने वहीं के वहीं उसी स्थान पर कन्फॉर्मेशनल चेंज या संरूपीय निरूपण होने की वजह से ये अपनी स्थिति बदल लेता है। जैसे ही स्थिति बदलेगा, क्योंकि ये ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई अवस्था में है, तो ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ट्रोपोमायोसिन, उसको भी ये पलट देगा। तो पलटते ही क्या होगा, जो बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम की जो बाइंडिंग साइट है वो खुल जाएगी, और जैसे ही कैल्शियम की बाइंडिंग साइट खुलेगी तो वो कैल्शियम आयन इस एक्टिन के ऊपर पाए जाने वाली बाइंडिंग साइट से अटैच होगा। अटैच होते ही जो मायोसिन का जो हेड है, ये जो हेड है लाइट चेन, ये जो हेड है क्रॉस ब्रिजेज बनाएगा। ये जो क्रॉस ब्रिजेज है उस बाइंडिंग साइट कैल्शियम की वजह से एक्टिन से जुड़ेगा। यहाँ पर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाती है, ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है वो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाती है, और ये 3 प्रकार की होती है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, और ये एक्टिन, और ये ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पर TNI का मतलब है वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो इनहिबिशन, TNI मतलब ट्रोपोनिन इनहिबिशन, TNT का मतलब है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, TNI का मतलब ट्रोपोनिन इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब मायोसिन का जो हेड है या मायोसिन और एक्टिन के बीच में जो रासायनिक बॉन्ड बनेगा उसका ये विरोध करती है। TNC ट्रोपोनिन कैल्शियम, जैसे ही कैल्शियम आएगा तो वो कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन के स्वरूपीय संरचना के अंदर परिवर्तन करेगा, जिसकी वजह से मायोसिन और एक्टिन के बीच रासायनिक बंध बनेगा। तो ये है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रोपोनिन के जो एफिनिटी है वो कैल्शियम के प्रति बहुत अधिक होती है। आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए पहले कि ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के संबंध में। अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अपनी थ्योरी दी गई। इसमें पहली जो थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।
ये H.E. हक्सलेरी एंड जे हैंसन और A.F. हक्सले एंड आर नीडेनबर्ग के द्वारा दी गई थी। साइंटिस्ट का दो समूह था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब आप देखिए इस थ्योरी के अंदर आप डायग्राम देखिए, समझ लीजिए कि डायग्राम ए के अंदर ये जो पहला डायग्राम है इसमें मायोफाइब्रिल इन रिलैक्स स्टेट, अर्थात एक एसएम है, ये जेड लाइन है, ये आपका ए बैंड है, ये आपका आई बैंड है। मैं आपको पहले बता दूं कि एक एसएम के अंदर दो आई बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड होता है। दोनों ए बैंड के बीच का जो स्थान है वो फंक्शन जोन कहलाता है। दोनों आई बैंड का ये सिरा जो है जेड लाइन, अर्थात ये एक एसएम है तो इसके आगे ये जो थिन फिलामेंट है, सेकेंडरी फिलामेंट है, एक्टिन के बने हैं, ये आगे तक ऐसे सतत होते हैं, इस तरह से आगे तक सतत होते हैं। अर्थात एक एसएम के अंदर आधा आई बैंड पहले वाली एसएम का और आधा आई बैंड नेक्स्ट एसएम का होता है। एक्स जोन के बीच मीडियल लाइन। दूसरा जो चित्र है इसके अंदर आप देखिए मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टिंग, संकुचित हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, संकुचित हो गए। आप देखिए यहाँ पर ये जो जेड लाइन है उसकी स्थिति यहाँ आ गई है, इस जेड लाइन की स्थिति यहाँ आ गई है, और ये जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ आ गई है, यहाँ से यहाँ आ गई, अर्थात एक्स जोन की ओर या मीडियन लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। सी डायग्राम में आप देखिए मायोफाइब्रिल इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टेड फेज, इसमें आप देखिए कि जो एच जोन है वो बिल्कुल छोटा सा रह गया है, अर्थात जो थिन फिलामेंट है वो एच जोन की ओर, दोनों ओर के थिन फिलामेंट एच जोन की ओर स्ट्रेच होते हैं, खिंचते हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स एसआर से रिलीज होते हैं, मसल सेल के अंदर जो ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके स्थान पर उसको नाम दिया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही नर्व इम्पल्स एसआर तक पहुंचते हैं तो एसआर से कैल्शियम आयन रिलीज किए जाते हैं। कैल्शियम आयन के रिलीज होने के कारण ही एक्टिन और मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिजेज बनते हैं। क्रॉस ब्रिजेज बनने के कारण क्या होता है कि एक क्रॉस ब्रिजेज जब बनता है तो एक एटीपी मॉलिक्यूल सामने आती है। जैसे ही आप देखिए इस चित्र के अंदर ये मायोसिन है, ये एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन, ये क्रॉस ब्रिजेज है। तो इन क्रॉस ब्रिजेज आप देखिए जैसे ही एक क्रॉस ब्रिजेज एक्टिन के साथ रासायनिक बंध बनाएगा तो एक एटीपी मॉलिक्यूल काम में आएगा, और एटीपी मॉलिक्यूल से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ऊर्जा निकली है, उस ऊर्जा के कारण ये जो बंध बना है, अर्थात ये मायोसिन का जो हेड है, क्रॉस ब्रिजेज है, ये वापस नीचे की तरफ आएगा, वापस नीचे की तरफ आएगा उस ऊर्जा के कारण, और नीचे की तरफ आने के बाद पुनः दूसरी साइड या पुनः दूसरी जगह दोबारा पुनः रासायनिक बंध बनाएगा। इस तरह से दोनों तरफ मायोसिन ये जो हेड है, क्रॉस ब्रिजेज है, दोनों ओर, अर्थात दोनों ओर में कह रहे हैं चारों ओर, क्योंकि उसके चारों ओर एक्टिन फिलामेंट है, तो मायोसिन के द्वारा बने क्रॉस ब्रिजेज इन एक्टिन फिलामेंट में चारों ओर क्रॉस ब्रिजेज बनाते हैं, और प्रत्येक क्रॉस ब्रिजेज बनने में एक एटीपी काम में आती है, और एटीपी से निकलने वाली जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग, आप ध्यान से सुनिए, उस ऊर्जा का उपयोग इस क्रॉस ब्रिजेज के पुनः नीचे या कुंडलित होने में काम में आता है। तो जैसे ही एक क्रॉस ब्रिजेज, मान लीजिए अर्ली स्टेज के अंदर क्रॉस ब्रिजेज इस तरह से बने, तो ये जो क्रॉस ब्रिजेज है ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज में इसकी स्थिति ये होगी, और तीसरी स्टेज में स्थिति यहाँ पर ये पुनः दोबारा एक्टिन के साथ अटैच होगा। इस तरह से इन क्रॉस ब्रिजेज की वजह से, क्रॉस ब्रिजेज किसका पार्ट है? प्राइमरी जो फिलामेंट है मायोसिन, ये प्राइमरी फिलामेंट मायोसिन है, इसके द्वारा निर्मित क्रॉस ब्रिजेज है। तो ये क्रॉस ब्रिजेज क्या करेंगे? इन थिन फिलामेंट्स को केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचेंगे।
अर्थात एच जोन की ओर खींचेंगे। तो इनकी वजह से क्या होता है, कई जब अधिक कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है मसल्स को, तो कई बार ये जो थिन फिलामेंट है ये क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब थिन फिलामेंट जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाते हैं, अर्थात एच जोन बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो एक जो एसएम है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लगभग 30% अपनी जो लंबाई है उसका 30% तक उसकी लंबाई कम हो जाती है। अर्थात जब एक मसल संकुचित होती है तो उस संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई में कोई भी बदलाव नहीं आता है। आप देखिए ए बैंड की लंबाई में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि आई बैंड जो है या हम यूं कहें जेड लाइन ये आई बैंड है, एक्टिन फिलामेंट है, तो ये जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट केंद्र की ओर या एच जोन की ओर स्ट्रेच होते हैं, खिंचते हैं। तो जैसे मान लीजिए तो एक एसएम की बात हुई, दूसरी एसएम की हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक एसएम ये है, दूसरी एसएम ये है, तीसरी एसएम ये है। तो एक एसएम के अंदर इस तरह से ये संकुचित हो गई एक्टिन प्रोटीन, ये संकुचित हो गई, तो इस तरह से ये जो गैप है अर्थात ये एक्टिन फिलामेंट है ये ऐसे स्ट्रेच होगा, इधर खींचेगा, इसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेज की वजह से खींचेंगे। इधर वाले जो है वो इधर खींचेंगे, अर्थात जो एक आई बैंड का आधा भाग एक एसएम के जो एक्टिन फिलामेंट है वो दूसरी एसएम के एक्टिन फिलामेंट के विपरीत स्थिति में, विपरीत दिशा में खींचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, लंबे होते हैं, जिसकी वजह से एच जोन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ए बैंड के अंदर किसी प्रकार का की लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि आई बैंड जो है वो शॉर्टन या छोटे होते चले जाते हैं। इस तरह से ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ए.एफ. हक्सले द्वारा की गई थी और इस थ्योरी को अभी भी आज के समय में भी मान्यता है। थैंक यू।